अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई एम डॉक्टर सैयद शराफत हुसैन। ई कैट केमिस्ट्री सीरीज़ में आप सबका खुशामदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5। इसमें से MCQs पूछे जा सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से। लाइक कैथोड रेज कैन पास थ्रू द थिन फॉयल ऑफ। राइट आंसर हमारे पास यहाँ आएगा गोल्ड का, बिकॉज गोल्ड जो है ये हाईली मेलिएबल और डक्टाइल होता है। इसके बाद है जी हमारे पास MCQs है। नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन। तो पॉजिटिव रेज हैं, पॉजिटिव रेज जो हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं? तो याद रखिएगा पॉजिटिव रेज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। सो नेचर ऑफ गैस के ऊपर ये डिपेंड करती हैं। सो ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद ये MCQ आ सकता है। व्हेन न्यूट्रॉन्स आर बम्बार्डेड ऑन नाइट्रोजन अल्फा पार्टिकल्स इज प्रोड्यूस अलोंग विद। तो आपने सिंपल इस किस्म के अगर MCQs आते हैं तो कैसे हल करना है? न्यूट्रॉन का मास 1 है, नाइट्रोजन का मास 14 है, तो 1 और 14 15 हो गया टोटल। अल्फ़ा पार्टिकल का मास होता है 4, तो 15 में से 4 को माइनस कर दें तो 11 बाकी आएगा। तो आप इसमें से देखें जी 11, यूजुअली 11 किसका मास होता है? तो वो हमारे पास बोरोन है। सो बोरोन इज़ द राइट आंसर जी। E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कूलम पर केजी। तो कूलम पर केजी में इलेक्ट्रॉन की E/m रेशो जो है वो कितनी है? तो राइट आंसर हमारे पास D आता है। ये सिंपल सी वैल्यू लिखी हुई है, इसको आपने इस तरह याद रखना है। 1.7588 × 10⁻11 कूलम पर केजी। इसके बाद है E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 1.758 और इसका मास इतना है। तो चार्ज बताएं। देखें हमने चार्ज की क्वांटिटी बतानी है, यहाँ पर हमने माइनस प्लस का नहीं बताना। तो राइट आंसर ए बनता है। हाउ मैनी टाइम्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास से कितना ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास? तो राइट आंसर हमारे पास क्लास इसका आता है 1840 गुना। सो सी इज़ द राइट आंसर। सो सी इज़ द राइट आंसर जी। इसके बाद एक और MCQs पूछा जा सकता है। द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ लाइट एंड इट्स फ्रीक्वेंसीज गिवन बाय। तो फ्रीक्वेंसी और जो एनर्जी है इसका जो रिलेशन है ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर बयान किया गया है। तो सी इज़ द राइट आंसर जी। पहला शुरू करते हैं जी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखें जी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका प्रिंसिपल कुछ यूँ है। सबसे पहले कि जो हमारे पास गैसेस होती हैं ना, दे आर नॉन कंडक्टर एट ऑर्डनरी प्रेशर। ऑर्डनरी प्रेशर पे ही नॉन कंडक्टर हैं। दे कैन बी मेड कंडक्टर बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, लेकिन प्रेशर को डिक्रीज़ करके हम उन्हें कंडक्टर बना सकते हैं। एक्सपेरिमेंट रदर इसने किया था जी, क्वार्क्स ने क्वार्क्स कह रहा हूँ। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था सर विलियम क्रुक्स की तरफ से। सर विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया? उसने यहाँ पर कैथोड रेज कैसे मालूम की कि इसने एक ट्यूब ली, जैसे ये हमारे पास एक ट्यूब है, ठीक है ना, और इसको उसने एक वैक्यूम पंप के साथ फिट कर दिया। इसके अंदर गैस थी और इसका प्रेशर इसने 0.01 टॉल रखा और हाई वोल्टेज इसने गुजारा था। तो उसने देखा कि जो कैथोड रेज हैं वो पैदा होते हैं और वो कुछ रेज पैदा होती नज़र आई जो कि कैथोड से इस एनोड की तरफ मूव कर रही थी। तो कैथोड से एनोड की तरफ जो रेज़ मूव कर रही थी क्लास, उन रेज़ को कैथोड रेज़ का नाम दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पर कैथोड रेज़ जो हैं वो दरियाफ्त हो गए। अब जो कैथोड रेज़ हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बाद में जाके हमें, जब हमने इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए कैथोड रेज़ के ऊपर, तो ये हमें चीज़ मालूम हो गई जी। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नेगेटिव नेचर है जी। आप इसको अगर गुजारें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में से तो इसकी जो नेचर है वो नेगेटिव है। मैग्नेटिक फील्ड में जे पेरिन 1895 में इसने गुजारा और इसने देखा जो रेज़ हैं वो कर्व हो गई हैं डाउन टू द पॉइंट, तो नीचे की तरफ ये मुड़ गई हैं। वजह उसकी क्या थी कि नीचे की तरफ क्यों मुड़ गई? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमने इस तरह से एडजस्ट किया हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड के मुताबिक अगर देखा जाए तो उसने जे थॉमसन ने बताया था 1897 के अंदर कि जो रेज़ हैं ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली गई हैं, जिसकी वजह से ये हमें पता लगता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फिर कैथोड रेज़ जो है प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस जी, ये चमक पैदा करती हैं। ये आपने याद रखना है। स्ट्राइकिंग दी वॉल ऑफ ग्लास ट्यूब इन रेयर अर्थ एंड मिनरल्स। तो रेयर अर्थ और मिनरल्स के साथ जब ये टकराती हैं तो ये फ्लोरेसेंस पैदा करती हैं, ठीक है, ग्लो पैदा करती हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आपकी बुक में गिवन है, वो आपने इस तरह याद रखने हैं। कैथोड रेज कास्ट शेडो, ये शेडो का सबब भी बनते हैं बिकॉज दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है, इसलिए ये शेडो कॉज करती हैं।
इसके अलावा कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। देखें अगर हम इनके आगे एक स्मॉल पैडल रखते हैं ना कैथोड रेज के आगे, तो ये इन स्मॉल पैडल्स को क्या करना शुरू कर देते हैं, ड्राइव करना शुरू कर देती हैं, चलाना शुरू कर देती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि इनके पास कोई ना कोई मोमेंटम मौजूद है। अब चूँकि इनके पास मोमेंटम है तो मोमेंटम हमेशा उसी चीज़ के पास होता है जिसका कोई ना कोई मास होगा और वो मूव कर रही है। तो चूँकि कैथोड रेज मूव कर रही हैं और इनका कोई ना कोई मास है, इसलिए ये मोमेंटम रखती हैं। इसी वजह से ये इस व्हील को, इस पैडल को ये मूव करवा रही हैं, इसको वो रोटेट करवा देती हैं, ठीक है। आर नॉट रेज बट मटेरियल पार्टिकल्स हैविंग मास एंड वेलोसिटी। फिर कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रे। जी ये हाई एटॉमिक एनोड है एटॉमिक मास वाले एनोड के साथ जब ये टकराती हैं तो ये एक्स रेज पैदा करती हैं। इंशाल्लाह आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इसकी प्रोडक्शन को, और मोज़ले लॉ भी हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। कैथोड रेज प्रोड्यूस हीट। जी ये जब भी किसी मेटल के साथ जाके टकराती हैं तो एनर्जी है इनके पास, तो ये वहाँ जाके हीट पैदा करती हैं। फिर ये आयोनाइजेशन करवा देती हैं गैस की। इनका रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली किसी दूसरे कंपाउंड में ऐड हो जाएंगे तो ये दूसरे की क्या करवा देंगे, रिडक्शन। तो ये रिड्यूसिंग इफेक्ट शो करती हैं। इनकी E/m वैल्यू भी होती है जो कि हमें ये बताता है कि ये सिंपली इलेक्ट्रॉन्स हैं। E/m वैल्यू से हमें क्या मालूम होता है कि सिंपली इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद देखें जी, हाँ ये मैंने आपसे भी कहा था कि जी ये ग्लो पैदा करती हैं। लाइक यहाँ पर द कलर ऑफ ग्लो प्रोड्यूस व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक ऑन एलुमिना। तो एलुमिना के साथ टकरा के कौन सा ग्लो पैदा करती हैं, रेड कलर का। जी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जी जो प्रोटॉन्स हैं याद रखिएगा इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट किया गया था कि हमारे पास यानी कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई है जिसके अंदर कैथोड एनोड है। वैक्यूम पंप से हमने इसका प्रेशर कम किया हुआ है और हाई वोल्टेज अप्लाई करके हमने यहाँ से कैथोड रेज पैदा किए हैं। लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क ये है कि हमने यहाँ पर जो कैथोड यूज़ किया है ना वो फाइन होल्स वाला यूज़ किया है। इनके हमने वहाँ सुराख यूज़ कर लिए हैं। ये आप देख रही हैं जो कैथोड है इसके अंदर यहाँ पर सुराख हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही कैथोड रेज पैदा होती हैं, कैथोड रेज जाके यहाँ पर मौजूद मालिक्यूल्स के साथ टकराती हैं। तो जब उन मालिक्यूल्स के साथ टकराती हैं तो ये इलेक्ट्रॉन थे कैथोड रेज मालिक्यूल के साथ टकराई तो वहाँ से वो एक और इलेक्ट्रॉन अपने साथ निकाल के ले जाते हैं। सो नतीजे के तौर पे जो बाकी एटम रह जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और वो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बन जाता है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है अब ये डेफिनेटली इस कैथोड के लिए अट्रैक्शन रखता है और ये मूव करना शुरू कर देता है कैथोड की तरफ, यानी कि ऑपोजिट टू दी कैथोड रेज। जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज अगर बात की जाए तो डिफ्लेक्ट बाय एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं जिससे पता लगता है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इनकी पेनिट्रेशन पावर लो है बिकॉज इनका साइज़ ज़्यादा होता है, इनका मास ज़्यादा होता है। दे कैन आयोनाइज गैस। ये गैस को आयोनाइज कर सकती हैं। आयोनाइज क्यों कर सकते हैं, बिकॉज इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फिर ये शेडो बनाती हैं बिकॉज दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर फ्लैशेस ऑन जिंक सल्फेट, फ्लैश पैदा करती हैं बिकॉज ये रेज हैं, ठीक है, सो फ्लैश पैदा करेंगी। फिर E/m वैल्यू जो है हमारे पास इसकी वो स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन से कम होती है। देखो E/m वैल्यू है, E/m वैल्यू का मतलब है कि मास नीचे है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, तो E/m वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पर हमने गैस, चूँकि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव रेज हैं ये आयन से पैदा हो रही हैं, गैस से पैदा हो रही हैं जो हमने यूज़ की हुई है। तो अगर हम हाइड्रोजन यूज़ कर लेंगे तो H+ है, हीलियम यूज़ कर लेंगे तो He+ है, यानी कि मास ज़्यादा है। सो मास ज़्यादा होगा तो E/m वैल्यू कम होगी, तो स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है गैस फिल के ऊपर। और ये भी याद रखिएगा तो हाइड्रोजन के लिए सबसे कम वैल्यू होती है E/m वैल्यू की, सॉरी सबसे ज़्यादा होती है। E/m वैल्यू फॉर हाइड्रोजन इज़ ग्रेटर देन अदर पॉजिटिव रेज, ठीक है। दूसरी पॉजिटिव रेज के मुकाबले में जो हाइड्रोजन की पॉजिटिव रेज है उसमें E/m वैल्यू ज़्यादा होगी। जी नेचर ऑफ गैस, द मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स मोर देन। याद रखिएगा प्रोटॉन का मास 1836 गुना ज़्यादा है और न्यूट्रॉन का मास 1840 गुना ज़्यादा है देन इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव रेज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन इज़ लाइटेस्ट अमंग ऑल द पॉजिटिव पार्टिकल। तो ये सबसे हल्की होती हैं और इनकी E/m वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, ये याद रखिएगा। हाइड्रोजन गैस से हासिल होने वाली पॉजिटिव रेज सबसे हल्की हैं, यानी कि उनका मास सबसे कम है और उनकी E/m वैल्यू सबसे ज़्यादा है।
जी एमसीक्यूज कुछ पूछे जा सकते हैं। परफोरेटेड कैथोड वेज यूज़ इन, जी कहाँ किसने यूज़ किया था? जी गोल्डस्टाइन ने, बिकॉज पॉजिटिव रेज गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर की थी। विच पार्टिकल हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इफ़ दे हैव सेम स्पीड? सेम स्पीड होगी तो किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी? देखिएगा जो वेवलेंथ है ना ये मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर मास ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है, और अगर मास कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की होगी, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन विल हैव दी, हमारे पास यहाँ पर इसमें, ठीक है ना, यहाँ पर इन पार्टिकल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास कंपैरेटिवली हमारे पास लॉन्गेस्ट सबसे कम है, ठीक है। तो इसकी सबसे ज़्यादा होगी वेवलेंथ। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, आ स्ट्रीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल प्रोड्यूस फ्रॉम प्लोनियम, जी प्लोनियम सोर्स से ये हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स पैदा हो रहे हैं। इनको हम क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे बेरिलियम के ऊपर, ये बेरिलियम के ऊपर फेंकें। तो अब ये तवक्को की जा रही थी, यानी कि यहाँ पर चैडविक की तरफ से ये तवक्को की जा रही थी कि ये जो हमारे पास आगे हम इसको बेरिलियम के ऊपर फेंकेंगे अल्फ़ा पार्टिकल, तो दो चांसेस हैं, यहाँ तो ये बेरिलियम इनको रोक लेगा या फिर नहीं रोकेगा तो ये आगे चले जाएंगे। तो अब ये आगे कुछ पार्टिकल्स गुजरे, तो उसने सोचा कि शायद ये वही पार्टिकल्स हैं जो कि यहाँ से हीलियम हमने, यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो से हैं, शायद ये वही हैं। लेकिन जब उसने देखा तो उसको मालूम हुआ कि यहाँ से जो पैदा होने वाले पार्टिकल्स हैं उनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है, वो पेनिट्रेट बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, फिर उनके ऊपर चार्ज नहीं है। और ये जो उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए थे पोलोनियम सोर्स से, इन अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज भी है और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी कम है। तो वो हैरान हुआ कि फिर ये पार्टिकल शायद कुछ न्यू पार्टिकल है। तो उसको उसने प्रॉपर्टीज़ मालूम की, तो नो चार्ज है जी, नो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर न्यूट्रॉन डिके है, ठीक है नहीं, न्यूट्रॉन जो है फौरी तौर पर डिके होके, क्योंकि आज़ाद नहीं रह सकता, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बना देता है, ये आयोनाइज भी नहीं कर सकती। एंड इनकी पेनिट्रेटिंग पावर ये सबसे ज़्यादा होती है, पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत ज़्यादा है। फिर एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम पैराफिन वाटर पेपर एंड सेलुलोज, यानी कि सेलुलोज पैराफिन या पेपर के साथ जब ये न्यूट्रॉन टकराते हैं तो वहाँ से ये प्रोटॉन को एक्सपेल कर देते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी देखी गई। फिर इसके अलावा दो किस्म के होते हैं न्यूट्रॉन, स्लो और फास्ट। अगर न्यूट्रॉन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो वो स्लो हैं, और अगर 1.2 MeV से ज़्यादा हैं तो उनकी जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होंगे। जी E/m वैल्यू फॉर कैनाल रेज विल बी मिनिमम 4, तो मिनिमम किसके लिए होगी? जिसका मास मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर मास मैक्सिमम है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास राइट आंसर हमारे पास, यहाँ पर राइट आंसर जो है वो C बनता है, ठीक है। सो C इज़ द राइट आंसर। हमने यहाँ पर मिनिमम बतानी है वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑक्सीजन के लिए होती है, मिनिमम वैल्यू किसके लिए होती है? ऑक्सीजन के लिए, मैक्सिमम हाइड्रोजन के लिए होती है। जी कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के दरमियान कंपैरिजन किया जा रहा है। देखें सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम, जो एक एटम बनाते हैं, 3 है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 है। ये क्लास आपने कंपैरिजन है जी, एज कैथोड रेज डिस्कवर हुआ, एज कैनाल रेज और एज न्यूट्रल रेज, ठीक है ना, बाय अल्फा बम्बार्डमेंट ऑन बेरिलियम। चार्ज नेगेटिव है, पॉजिटिव, नो चार्ज, मोड ऑफ मूवमेंट परपेंडिकुलर है, ऑपोजिट टू कैथोड रेज है। फिर मोमेंटम होता है इनका, ठीक है ना, इनका भी मौजूद होता है, इनका भी मोमेंटम होता है। पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम, बहुत हाई, आयोनाइज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। फिर ये मटेरियल पार्टिकल हैं, ठीक है ना, शेडो कोस करते हैं, भी शेडो कोस करते हैं जी। इसके बाद ये कुछ फीचर्स हैं, सिंबल, चार्ज, रिलेटिव चार्ज, चार्ज, एक्यूरेट, रिलेटिव मास, ये क्लास आपने अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है ना। ये कंपैरिजन एक वैल्यूज़ का दिया गया, इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। इसके बाद है बिहेवियर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव है, प्रोटॉन इलेक्ट्रिक बाय नेगेटिव पोल है, और जो न्यूट्रॉन है नो इफेक्ट, न्यूट्रॉन बिल्कुल सीधा गुजर गए हैं। जो प्रोटॉन है, ठीक है ना, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ चले गए हैं और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ।
जी MCQs है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कौन उसके पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज पीरियोडिक टेबल के अंदर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, और किसी शय का एटॉमिक नंबर उसमें मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद होती है। सो प्रोटॉन की तादाद इन न्यूक्लियस इज द राइट आंसर। इन विच एलिमेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम। कहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम होंगे? जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। याद रखिएगा न्यूट्रल पार्टिकल जितने भी हैं उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। सो डी इज़ द राइट आंसर। विच वन हैज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इन अल्फ़ा पार्टिकल। जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जैसा कि अल्फ़ा पार्टिकल। देखें अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम से पैदा होते हैं, जब उसमें मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाते हैं, उसमें होते ही 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज़ हो जाएंगे तो अल्फ़ा पार्टिकल्स बन जाएंगे। अब हाइड्रोजन आयन जो है ना, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अल्फ़ा पार्टिकल में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। सो सी इज़ द राइट आंसर। जी मेजरमेंट ऑफ E/M वैल्यू, ऑपरेटर्स जो यूज़ किया जाता है, ये क्लास यहाँ पर दिया जा रहा है कि यहाँ पर हम ये कैथोड रेस जो सी हैं, ठीक है ना, यहाँ पर पैदा करेंगे और इसको जब हम आगे से पास करवाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट कर रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो डिस्चार्ज ट्यूब है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, तो रे जो है वो मूव करेगी इन सर्कुलर पाथ में मूव करेगी जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कैथोड रेज जो सी हैं वो नीचे की तरफ मूव कर जाएंगी, ठीक है, नीचे की तरफ। अब बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर इसको नीचे लेके जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लेके जा रहा है, या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लेके जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इन रेस को ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लेके जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लेके जा रहा है, तो नतीजे के तौर पे वो ना ऊपर जाएंगी ना ही नीचे जाएंगी, बल्कि वो बिल्कुल सीधी जाएंगी, बिल्कुल सीधी। सो स्ट्रेंथ एडजस्टेड, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ को एडजस्ट किया जाता है। कैथोड रेज अगेन हिट द पॉइंट पी, और पॉइंट पी पे जाके यानी कि बिल्कुल सेंटर में जाके हिट करती हैं, और फिर हम वहाँ पर उनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे और E/M वैल्यू को वहाँ से कैलकुलेट किया जाता है। ये क्लास आगे मिलिकॉन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड है। यहाँ पर ये एक सिंपल सा इसका एक्सप्रेटर्स है कि यहाँ पर हमारे पास ये एक बॉक्स होता है, ठीक है, जिसके अंदर 2 हमने प्लेट्स रखी होती हैं, ठीक है, आप ये देख रहे हैं, एक ऊपर है प्लेट और एक नीचे प्लेट है। ऊपर वाली प्लेट में एक बारीक सा सुराख है, नीचे वाली प्लेट में कोई सुराख नहीं है। ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया होता है, नीचे नेगेटिव चार्ज। यहाँ से हम इस एटमाइज़र के ज़रिए हम फाइन स्प्रे देते हैं, ठीक है, फाइन स्प्रे ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट क्रिएटेड बाय एटमाइज़र इन मेटेलिक चैम्बर। इस मेटेलिक चैम्बर में क्रिएट करेंगे पास थ्रू दी होल इन अपर प्लेट। ये जो अपर प्लेट है, ये जो नज़र आ रही है आपको, ठीक है, इस अपर प्लेट के सुराख में से ये ड्रॉपलेट्स गुजरेंगे, रीच इन द रीजन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड एंड एल्यूमिनेशन ऑफ अ चार्ज ड्रॉपलेट। फिर हम यहाँ से परपेंडिकुलरली हम इसके ऊपर लाइट फेंकेंगे और वहाँ पर एल्यूमिनेट करेंगे, ठीक है, और फिर हम इस माइक्रोस्कोप के ज़रिए फिर हम उनका मुआयना करेंगे। सो ड्रॉपलेट्स फॉल अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जी अब जैसे ही वो ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है, ठीक है, वो डिपेंड कर रही है वेट पे। तो जो V1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mg के। अब जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में याद रखिएगा कि हमारे पास ऊपर पॉजिटिव प्लेट है और नीचे नेगेटिव प्लेट है। ये ड्रॉपलेट है, ठीक है, इस ड्रॉपलेट को ये पॉजिटिव प्लेट ऊपर की तरफ खींचेगी, ठीक है, अभी उसी वक्त खींचेगी जब नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स कैंसिल हो जाए। तो नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम वेट को इसमें से क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स में से माइनस कर रहे हैं। सो E माइनस mg। तो हम इन दोनों को आप रेशो ले लो, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो V1 ओवर V2 बराबर होगा mg ओवर E माइनस mg। इस तरह से क्लास हमारे पास ये V1 हम निकाल सकते हैं, V2 भी निकाल सकते हैं, M हमें मालूम जो है M भी हम मालूम कर लेंगे, ठीक है ना, G जो है वो हमें मालूम है, और ये जो E है कैपिटल E, ये हमें मालूम है कि हमने यहाँ पर कितना लगाया हुआ है, ठीक है, G की वैल्यू हमें मालूम है सॉरी। और जो यहाँ पर M है, ये क्लास हम इन दोनों फील्ड को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये सस्पेंड हो जाए। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये मास की वैल्यू भी निकाल लेंगे। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज़ द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसकी वैल्यू हमारे पास 1.60 × 10⁻⁻19 आती है।
जी कैलकुलेशन हैं जी कि हम यहाँ पर मास कैसे मालूम कर सकते हैं। तो देखिए क्या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना है, ई/एम वैल्यू इतनी है, तो ई/एम वैल्यू बराबर है चार्ज ओवर मास, और ये बराबर है ई/एम वैल्यू के मास हमने निकालना है, तो ये पूरे का पूरा फैक्टर जो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड हो गया। अब आप इसको हल करें तो आपके पास जवाब आएगा 9.1095 इंटू 10⁻31 kg। जी चार्ज ऑन 500 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन, 500 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना होगा, तो ये क्लास हमने मालूम करना है। अब अगर आपको याद हो तो हमने अभी यहाँ पर ये कहा है कि 1.7588 इंटू 10⁻11 कोलम पर केजी, ये 1 केजी के ऊपर चार्ज है। यहाँ पर हमने चार्ज है 500 ग्राम के ऊपर, तो 1 केजी के ऊपर ये जो चार्ज है इसका हाफ कर लो, तो आप उसका अगर हाफ करते हैं तो राइट आंसर सी आता है। जी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ अब हम क्लास चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखें, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिटल इज, जी वो कॉन्टीन्यूसली लूजिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी कर रहा होता है रदरफोर्ड के मुताबिक कि वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी लूज कर रहा होता है। सो सी इज़ द राइट आंसर। Rutherford model of atom cannot satisfy proton present, whole mass of atom, electron behavior, जी electron behavior को ये satisfy नहीं कर सकता। C is the right answer। जी अगला है जी हमारे पास एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपल यूनिट्स, सिंपल यूनिट्स में हम डिवाइड नहीं कर सकती। किसने पेश किया था, ये हमारे पास पेश किया था डाल्टन ने, डाल्टन है ठीक है, उसने ये हमें बताया था। इस तरह से एंगुलर मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जी NH/2 पाई, NH/2 पाई, सो सी इज़ द राइट आंसर। रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन, जी इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है वो मालूम करने का फार्मूला आपको याद है 0.529 मल्टीप्लाई एन स्केयर, तो यहाँ पर 3 का स्केयर लेंगे 9, सो 9 को 0.5 के साथ 5 to 9 के साथ ज़रब दे दो, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास बी इज़ द राइट आंसर, 4.75 या 761 आंसर आता है। इसके बाद है जी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट ऑर्बिटल्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन गो ऑन, ये एनर्जी डिफरेंस जो है क्लास गोज ऑन, ठीक है, ऊपर की तरफ ये एनर्जी डिफरेंस क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। इसके बाद है जी वेव नंबर में से द लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज लाई इन, जी ये एक लाइन लिखी हुई है बाल्मर सीरीज में, ठीक है ना, कि बाल्मर सीरीज की जो लिमिटिंग लाइन है ना, लिमिटिंग लाइन होती है, देखें लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफन सीरीज़ कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है। बाल्मर सीरीज़ कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में आता है। तो अगर ये इन्फिनिटी से दूसरे ऑर्बिट में आ रहा है ना, तो ये लिमिटिंग लाइन है। लाइमन के केस में इन्फिनिटी से 1 में आ रहा है, तो इसके लिमिटिंग लाइन है। तो वो जो लिमिटिंग लाइन है ना क्लास बाल्मर सीरीज़ की, ये यूवी रीजन में लाई करती है, बाकी सारी की सारी विजिबल रीजन में लाई करती हैं। लिमिटिंग लाइन जस्ट यूवी रीजन में लाई करेगी। इसके बाद है जी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन एटम्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम स्पेक्ट्रल लाइंस को स्प्लिट कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसे जीमान इफेक्ट कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे तो उसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, तो जीमान इफेक्ट इसका राइट आंसर है जी। रदरफोर्ड का मॉडल है जी, रदरफोर्ड ने क्या किया था हमारे पास, इसने गोल्ड फॉइल ली थी, उसकी थिकनेस थी 0.0004 सेंटीमीटर, उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स फेंके, तो उसने ये देखा कुछ पार्टिकल्स, ज़्यादातर पार्टिकल सीधे गुजर गए हैं, कुछ पार्टिकल मुड़ गए हैं, ठीक है, सम अनडिफ्लेक्टेड, सम डिफ्लेक्ट एंड सम डिफ्लेक्ट बैक, ये उसने यहाँ पर ऑब्जर्व किया। कंक्लूजन उसने निकाला कि जी मॉस स्पेस एम्प्टी है, ठीक है, सेंट्रल पार्ट जो है वो हमारे पास टिनी रिजिड और कैरी पॉजिटिव चार्ज है, होल मास ऑफ एटम कंसंट्रेट इन द न्यूक्लियस, और सारे का सारा जो मास है उस एटम का वो न्यूक्लियस के ऊपर पाया जाता है, और एटम हैज़ नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी, और उसकी नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी होती कहीं ज़्यादा कहीं कम। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली, फिर उसने ये जो ऑब्जेक्शन पेश की जाती हैं, इसने ये तो कह दिया कि जी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वो कैसे मूव कर रहे हैं ये उसने नहीं बताया। उसने कहा कि जी ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आते जा रहे हैं, तो करीब आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर वो इनको कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करनी चाहिए, और जब वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करते हुए न्यूक्लियस के करीब आते जाएंगे तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए,
और इस तरह से जो एटॉमिक असम्बली है में कोलैप्स, तो उसको कोलैप्स हो जाना चाहिए। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम शो होता है। लाइन स्पेक्ट्रम की बजाय उसको क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हमें क्या बताती है जी, एनर्जी इज़ नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब कॉन्टीन्यूसली। एनर्जी ना तो रिलीज़ होती है और ना ही एब्जॉर्ब होती है कॉन्टीन्यूसली, लेकिन ये डिसकॉन्टीन्यूसली रिलीज़ या एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, जिसको क्वांटा का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, क्वांटा का। ये हमें बताता है कि जो एनर्जी है वो एसोसिएटेड होती है, यानी कि उसके जो फ्रीक्वेंसी के, और वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। तो आप E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, सो E इज इक्वल टू एच वी। एच इज़ द प्लांक्स कांस्टेंट, एच यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है। अब कोई भी बॉडी है वो जो अभी इमिट करेगी एनर्जी को या रिलीज़ करेगी या एब्जॉर्ब करेगी, तो हमेशा क्वांटा की फॉर्म में होगी। सो E इज़ इक्वल टू एच वी। अब जो V है फ्रीक्वेंसी है, ये स्पीड ओवर वेवलेंथ के बराबर होती है। सो फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू वेवलेंथ, तो V इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। तो ग्रेटर दी वेवलेंथ स्मॉलर दी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कब हमारे पास कम होगी, जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी। अब वेवलेंथ की डेफिनेशन लिखी हुई है जी, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ। तो दो एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। यानी कि सपोज ये अगर हमारे पास वेवलेंथ है तो ये उसके क्रस्ट है, ये वाला डिस्टेंस, और ये जो ट्रफ है, ठीक है ना, ये इनके दरमियान डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। आप ये डिस्टेंस ले लो या ये ले लो, ठीक है, ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, इनको हम वेवलेंथ कहते हैं। और वेव नंबर क्या होता है जी, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ है उसमें कितनी वेव्स हैं, 10 हैं, 50 हैं, 20 है, 30 हैं, उसको हम वेव नंबर कहते हैं। और ये इनवर्सली रिलेटेड होता है वेवलेंथ के। वेव नंबर इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। तो E इज इक्वल टू एच सी वी बार आ जाएगा हमारे पास। Planck's theory says that energy is emitted in discontinuous manner. So B is the right answer. बोहर्स मॉडल है जी। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन नीदर इमिट नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी। जब वो एक खास ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है तो एनर्जी ना एब्जॉर्ब करता है ना रिलीज़ करता है। और फिर हमें वो बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब वो इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब होती है। और इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट के अंदर मूव कर सकता है जिसका फिक्स एंगुलर मोमेंटम हो, जिसका फिक्स एंगुलर मोमेंटम, यानी कि फिक्स एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर होगा NH/2π के। जी रेडियस क्लास यहाँ पर फाइंड आउट किया गया है, ठीक है। इस रेडियस की इक्वेशन हमारे पास कुछ यूँ आती है कि r इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन है जी, ठीक है। आप इस इक्वेशन को अगर गौर से देखें, ठीक है, तो इसमें ये जो n है ये इस r के डायरेक्टली रिलेटेड है। यानी कि अगर n इंक्रीज़ होता जाएगा तो r की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये क्लास आपने वैल्यूज़ को अच्छी तरह से याद रखना है। और ये भी याद रखिएगा कि हमारे पास जो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, तो जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस इन दी रेडियस, वो इनक्रीज़ होता जाता है। तो इनक्रीज़ होता है, एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज़ होता है और रेडियस डिफरेंस इनक्रीज़ होता है। एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्लास, ठीक है ना, वो बराबर होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। और उसको हमने अगर मालूम किया हुआ है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो ये हमारे पास वो फार्मूला आता है N=me4/8ε0² h² × 1/n²। तो n जो है वो एनर्जी के इन्वर्स से रिलेटेड है, यानी कि हम जितने दूर होते जाएंगे एनर्जी कम होती जाएगी। तो ये क्लास हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है, ये आगे MCQs के लिए यूज़ होंगी। ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन एडजेसेंट ऑर्बिट, तो मैंने अभी कहा था कि एडजेसेंट ऑर्बिट के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज़ होता जाता है, इनक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस क्या होता जाता है, इनक्रीज़, ठीक है। इसके बाद देखें क्लास हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन है। प्रोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, वो हमारे पास डेल्टा इज़ इक्वल टू एच वी। तो अभी क्लास ये जो आपने वैल्यू मालूम की थी ये वाली, ठीक है ना, एनर्जी की, इस E के अंदर आप इस एच वी को पुट कर दो, ठीक है ना।
डेल्टा ई इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है, डेल्टा ई इज़ इक्वल टू जिसके, और इसमें आप ये एच वी पुट कर दो, ठीक है, तो आपके पास ये वी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप वेलोसिटी की वैल्यू मालूम कर सकते हो। याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ होता है या पर सेकंड होता है, हर्ट्ज़ या पर सेकंड फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है जी क्लास। इसके बाद देखें जी नंबर ऑफ वेव नंबर हैं जी, स्पेक्ट्रल लाइंस के वेव नंबर मालूम करने के लिए ये इक्वेशन यूज़ की जाती है, ठीक है, इसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, और इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम यहाँ से वेव नंबर को निकाल लेंगे। रेडबर्ड्स कांस्टेंट, ये जो हमारे पास ME4/8 एप्सिलॉन नॉट E2 स्क्वायर H³ C है ना, इसको हम रेड्सबर्ग कांस्टेंट कहते हैं और इसकी एक ख़ास वैल्यू है और वो वैल्यू ये है 1.09687 × 10⁻⁷। तो ये रेडबर्ड्स कांस्टेंट की वैल्यू आपने अच्छी तरह याद रखनी फॉर MCQs। ये क्लास वेव नंबर निकालने का हमारे पास एक फार्मूला है जो कि आपको ये भी याद होना चाहिए, और वेव नंबर का यूनिट होता है पर मीटर। पर मीटर इज़ द यूनिट ऑफ वेव नंबर जी। फर्स्ट लाइन, ठीक है ना, जब हमारे पास N1 और N2 हो, ठीक है ना, और सेकंड लाइन जो है वो N1 हो, ठीक है, 1 हो, और N2 3 हो, ठीक है, तो ये इन्होंने वेव नंबर निकाले हैं। और लिमिटिंग लाइन कब होती है? जब कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से पहले शेल में आए, ठीक है, इन्फिनिटी से आएगा तो उसको लिमिटिंग लाइन कहते हैं। इस तरह से बाल्मर सीरीज़ में भी ये लिमिटिंग लाइन होगी, ठीक है ना। याद रखिएगा जो लाइमन सीरीज़ है तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आता है। बाल्मर सीरीज़ कब बनती है? जब वो दूसरे शेल में आता है, किसी भी हायर ऑर्बिट से दूसरे में आता है। अगर इन्फिनिटी से दूसरे में आ रहा है तो वो लिमिटिंग होगा और उसका ये जो वेव नंबर है ये यूवी रीजन में लाई करेगा जी। अब बोहर एटॉमिक मॉडल के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस पेश की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? मॉडल कांट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अभी तक हमने पढ़ा है कि ये यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ये एक्सप्लेन कर सकता है, यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो फाइन लाइंस हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम में उसको एक्सप्लेन नहीं करता। फिर हमें अब ये मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 डायमेंशनल मूव कर रहा होता है और बोहर के मुताबिक 2D होता है जी, 2 डायमेंशनल में मूव करते हैं। फिर ज़ीमान और स्पार्क इफेक्ट तो भी एक्सप्लेन नहीं कर सका बोहर का मॉडल। ये कुछ MCQ जो पूछे जा सकते हैं। सेकंड ऑर्बिट इज़ डैश टाइम्स अवे एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो देखो n स्क्वायर, तो n स्क्वायर है ना, ठीक है ना, तो n स्क्वायर आप ले लो, ठीक है ना। आप जब n स्क्वायर लोगे तो राइट आंसर हमारे पास 2 टाइम्स आएगा, बिकॉज सेकंड ऑर्बिट है तो 2 का आप स्क्वायर लो तो 4 इज द राइट आंसर। द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ऑर्बिट ऑफ बोहर्स ऑफ, तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग शार्पली, एनर्जी डिक्रीज होती है और जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है जी। क्लास इसके बाद है हमारे पास स्पेक्ट्रम। सो स्पेक्ट्रम को डिस्कस करते हैं, स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं जी। 2 किस्म का स्पेक्ट्रम होता है, कॉन्टीन्यूस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास एटॉमिक होता है या डिसकॉन्टीन्यूस, और उसमें आगे 2 होते हैं जिसको हम एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। वन कलर मर्ज इन अनदर कलर विदाउट एनी डार्क बैंड, तो उसको हम कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं और इसकी बेहतरीन एग्जांपल रेनबो है। सो सी इज़ द राइट आंसर। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम की एक किस्म है। व्हेन एन एटम एब्जॉर्ब एनर्जी द लाइन इन द स्पेक्ट्रा विल अपीयर विच आर, तो राइट आंसर हमारे पास डार्कर है। एमिशन स्पेक्ट्रम है जी। एमिशन स्पेक्ट्रा इज शोन बाय, तो एमिशन स्पेक्ट्रा कौन शो करता है जी? हाइड्रोजन। ये है जी अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ और डिस्पर्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वाइट लाइट, जिनके वाइट लाइट को आप शो कर दें, रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है ना। विजुअल डिस्प्ले जो है उसको हम स्पेक्ट्रा कहते हैं, ठीक है, जब हम उसको प्रिज्म में से गुजारते हैं। याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 7 के ऊपर मुश्तमिल है, 7 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। याद रखिएगा ये है हमारे पास विजिबल से पहले आता है इंफ्रारेड, फिर आता है हमारे पास माइक्रोवेव, ठीक है ना, इंफ्रारेड है, ठीक है, माइक्रोवेव है और रेडियो वेव है, ठीक है। इसके बाद क्लास हमारे पास इसके बाद आएगा अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद एक्सरे और एक्सरे के बाद गैमा रेस, तो ये आपने याद रखना है जी। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, 2 किस्म के स्पेक्ट्रम होते हैं, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, जिसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम का भी नाम देते हैं। अब कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम की अगर बात की जाए तो इनमें जो बाउंड्री होती है ना
वो हम मार्क नहीं कर सकते, यानी कि स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती। अभी देख रहे हैं कॉन्टीन्यूस है, बिल्कुल चलता जा रहा है। और लाइन में ख़ास बाउंड्री होती है, देख लें आप, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है जी, ठीक है, ये खाली है, यहाँ पर ये बाउंड्री है सारी, ठीक है ना। तो कॉन्टीन्यूस में कोई बाउंड्री नहीं, स्पेसिफिक लाइन में बाउंड्री होती है जी। टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा जी दो किस्म के होते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एटॉमिक कमीशन। द स्पेक्ट्रम कंटेन ब्राइट लाइन्स अगेन अ डार्क बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड के ऊपर हो तो वो हमारे पास एटॉमिक कमीशन है। और एब्जॉर्प्शन क्या है, द स्पेक्ट्रम कंटेन डार्क लाइन अगेंस्ट अ ब्राइट बैकग्राउंड, ये ब्राइट बैकग्राउंड है और ये हमारे पास डार्क लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। और ये एटॉमिक कमीशन, एटॉमिक कमीशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का होता है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सोडियम का होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है हमारे पास वो तकरीबन 5 जो सी रेज हैं, 5 कंपोनेंट्स पर मुश्तमल है। लाइमन सीरीज़ है, ठीक है, ब्रैक पाल्मर है, पार्सन है, ब्रैकेट है, पी फंड है। अगर इन्फिनिटी से कहीं ऊपर हायर ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो लाइमन सीरीज़ बनेगी, अगर दूसरे ऑर्बिट में आ रहा है तो बाल्मर सीरीज़, अगर तीसरे ऑर्बिट में आ रहा है तो पार्सन सीरीज़, चौथे ऑर्बिट में आ रहा है तो ब्रैकेट, अगर पाँचवें में आ रहा है तो पी फंड हमारे पास बनता है, ठीक है। अब पी फंड सीरीज आर प्रोड्यूस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, तो पी फंड कब बनता है जी, जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5वें ऑर्बिट में आता है। सो राइट आंसर है जी डी। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन एटम्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम स्पेक्ट्रल लाइंस को स्प्लिट करते हैं तो उसको स्टार्क इफेक्ट का नाम दिया जाता है, स्टार्क इफेक्ट हम उसको कहते हैं। इसके बाद देखिएगा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम रीजन इन द स्पेक्ट्रम इज़, जी मैंने अभी बता दिया स्पेक्ट्रम में 7 रीजन होते हैं, ठीक है ना, कितने रीजन होते हैं, 7 जी क्लास। इसके बाद देखें एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर है, एक्स रेज और एटॉमिक नंबर की तरफ चलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज में से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन आर कोलाइडेड विद हैवी मेटल्स देन एक्स रेज आर प्रोड्यूस जी। अगला है जी एटम्स विद हायर एटॉमिक नंबर प्रोड्यूस एक्स रेज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ वाली हमारे पास एक्स रेज बनेगी जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर जी, ये आप देख रहे हैं जी हमारे पास ये कैथोड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ये इस टारगेट मेटल के साथ टकरा रहे हैं और यहाँ से ये एक्स रेज पैदा हो रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास रेज आर प्रोड्यूस व्हेन रैपिडली मूविंग इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद हैवी मेटल एनोड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मेटल, कि जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मेटल के ऊपर। मोजले ने भी यही बताया था कि जो वेवलेंथ है वो इसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है ना, वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है एटॉमिक नंबर के साथ, ठीक है। मोस्टली रिसर्च वर्क कवर द रेंज ऑफ वेवलेंथ, लाइन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ आर के सीरीज़ और लाइन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एल सीरीज़ है। और हैवी मेटल एक्स रेज हैव शॉर्टर वेवलेंथ, ये कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं जी। आगे है जी वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मेटल याद रखिएगा, ड्यूल नेचर होती है मैटर की, ठीक है, और इसको वेरीफाई किया था किसने, डी ब्रोगली ने। वेव पार्टिकल नेचर ये आप देखें जी हमारे पास ये एक पार्टिकल हैं, ठीक है, और ये वेव की फॉर्म में मूव कर रहे हैं। ऑल मटेरियल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पोजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मटेरियल पार्टिकल एंड वेव। ये क्लास इसने एक इक्वेशन निकाली है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, यानी कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, मास ज़्यादा होगा वेवलेंथ कम होगी, पहले भी डिस्कस किया था, मास ज़्यादा है वेवलेंथ कम है, मास कम है वेवलेंथ ज़्यादा है, ये आपने क्लास इस तरह याद रखना है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 0.33 नैनोमीटर होती है, ठीक है। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बताता है जी, सबसे पहले क्वांटम नंबर्स हैं। इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द वैल्यू ऑफ एन डिटरमाइंड दी, तो वैल्यू क्या हमें बताती है जी, लोकेशन, डिस्टेंस, एनर्जी जी, ऑल ऑफ दिस सब के बारे में बताएगी जी। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, द शेप ऑफ DZ2 ऑर्बिटल इज, सो DZ ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, डम्बल विद कॉलर, यानी कि एक डंबल होता है, डंबल शेप होती है कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर ये एक कॉलर साया होता है, ये इसकी शेप है DZ2 की।
इसके बाद ये क्लास हमारे पास देखें, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद एक्यूरेसी, कि हम एक ही वक्त में मोमेंटम और पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर हम पोजीशन फाइंड आउट करना चाहेंगे तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा, अगर हम मोमेंटम सही तरह मालूम हो जाता है तो हमें पोजीशन सही तरह पता नहीं लगती। अब अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज़ मिलियन टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम यानी कि हमने पोजीशन मालूम करनी है क्लास, तो हम उसके लिए कोई ना कोई वेवलेंथ यूज़ करेंगे, कोई वेवलेंथ वाली लाइट यूज़ करेंगे जो कि जाके इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगी और हमें पता लग जाएगी उसकी पोजीशन। तो अगर हम स्मॉल वेवलेंथ वाली रे यूज़ करते हैं तो उसकी एनर्जी हाई है, वो जाके उसकी पोजीशन को चेंज कर देगी, तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और अगर हम एक्सरेज यूज़ करते हैं, ठीक है, तो एक्सरेज क्या करेंगी, एक्सरेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, नतीजे के तौर पे मोमेंटम को चेंज कर देंगी वो। तो इस तरह से हम अगर पोजीशन मालूम करने चाहते हैं तो मोमेंटम नहीं पता लगेगा, मोमेंटम मालूम करने जाएंगे तो पोजीशन मालूम नहीं होगी। जी क्वांटम नंबर है जी अब हमारे पास, सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विच गिव द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ना, उसको हम क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो हमारे पास सब शेल्स होते हैं उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से अरेंज किया जाता है। इफ़ टू सब शेल्स हैव सेम NL वैल्यू, यानी कि दो सब शेल्स के सेम होगी, दैन द सब शेल हैविंग स्मॉलर n वैल्यू प्लेस इन फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्लास अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट ऑफ सब शेल के अंदर। ये बड़ी अहम है जी, क्वांटम नंबर है। अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो उसमें ज़ीरो एजीमुथल होगा, मैग्नेटिक भी ज़ीरो होगा, स्पिन +1/2 है, -1/2 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, L है, उसमें S और P होंगे। 3 है, उसमें S P D होंगे। 3 है तो 3 है। 4 है तो उसमें 4 होंगे। यहाँ पर ये 0 है, ठीक है, S 0 है, ठीक है। P के अंदर +1 0 और -1 होता है, 3 होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है ना। और स्पिन हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 होते हैं, ठीक है। इस तरह से क्लास है हमारे पास एक चार्ट से, इसको इस तरह याद रखिएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी आर कॉल्ड, जिनका सेम एनर्जी होगी उसे हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है जी। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स है जी अब हमारे पास। एस ऑर्बिटल की जो शेप है वो गोल होती है, आप ये देख सकते हैं, जो राउंड शेप है, स्फेरिकल शेप है। हाँ, 1s की कम शेप है, छोटी शेप है, 2s बड़ी शेप का है, 3s बड़ी शेप का है, ठीक है। सो जैसे जैसे 4s 5s 3s 6s होते जाएंगे, इनके जो साइजेस हैं वो बड़े होते जाएंगे, शेप सेम रहेगी। पी ऑर्बिटल है, इसमें भी हमारे पास डंबल शेप होती है, ठीक है, 3 डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, 3 डिफरेंट डायरेक्शन में डंबल शेप आती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपने याद रखना है। और हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। और पी ऑर्बिटल स्टार्ट होता है सेकेंड एनर्जी लेवल से, सेकेंड शेल से ये स्टार्ट होगा। डी ऑर्बिटल थर्ड एनर्जी लेवल से स्टार्ट होता है और इसमें 5 डिफरेंट शेप्स आती हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्लास आपकी यहाँ पर शेप्स लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ड्रा हुई हैं शेप, ठीक है, ये आपने इस तरह से देख लेनी है। ये एफ जो है ये 4th एनर्जी शेल से शुरू होता है और इसकी जो शेप्स हैं क्लास वो 7 डिफरेंट शेप्स होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और इनकी ये जो शेप है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड शेप है, तो इसको हम ये डिस्कस नहीं करते। हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये क्लास इन्होंने यहाँ पर कंपैरिजन दिया गया है, इसके स्फेरिकल है, डंबल है, इसमें सोजिज होती है, सोजिज शेप होती है और इसमें कम्प्लेक्स होती है, या इसमें डबल डंबल भी शेप होती है। और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है जो किन में आ सकते हैं। और स्टार्ट ऑफ एनर्जी लेवल है, ये 1 से शुरू होता है, ये 2 से, 3 से, ये 4 से। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 आ सकते हैं। ऑर्बिटल विच इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल, यस इज द राइट आंसर। क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ 2p, देखो p की जो वैल्यू है ना हमारे पास, p की वैल्यू, ठीक है, l के केस में p की वैल्यू 1 है, s के लिए 0 है, m के लिए 2 है, f के लिए 3 है, n 2 हो गया, ठीक है, p L1 है, तो L1, सो A इज़ द राइट आंसर।
नोड इज अ स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम 0। ठीक है, सो सी इज़ द राइट आंसर। जी आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, सो इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले हुंस रोल, इनमें से कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। इफ़ टू डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, द इलेक्ट्रॉन आर प्लेस इन, दो डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे तो प्लेस होंगे इन डिफरेंट ऑर्बिटल विद सेम स्पिन। सी इज़ द राइट आंसर। Element consist of 24 electrons. Electronic configuration end at while we write electronic configuration। तो कहाँ पर electronic configuration इसकी आएगी? देखें क्या कह रहा है वो हमारे पास, वो हमें बता रहा है कि 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखें इसका आपने याद रखना है। ठीक है, समोसा समोसा पकौड़ा, समोसा पकौड़ा समोसा, फिर आ गया जी दही बल्ले पकौड़ा समोसा। दो इसमें आगे, दो इसमें आगे, 6 2 कितने हो गए जी, ये 12 हो गए हैं। 6 इसमें आगे 18 हो गए हैं। दो इसमें आगे हैं, तो अब हमारे पास कितने हो गए हैं जी, 20 हो गए। बाकी 4 रह गए, 4 अब इसमें जाएंगे। तो किस में जा रहे हैं, डी में जा रहे हैं। कौन से डी में, 3D के अंदर। तो राइट आंसर है 3D। इसके बाद है अप्लाई एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ H माइनस, H की होती है 1s1, माइनस का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 1s2 इज द राइट आंसर। सो बी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट। इनमें से कौन सा ऑर्बिटल सबसे पहले फिल किया जाएगा, सबसे पहले फिल होगा। आपने क्लास को याद रखना है, समोसा समोसा पकौड़ा समोसा पकौड़ा समोसा, दही भल्ले पकौड़ा समोसा दही भल्ले पकौड़ा समोसा, फ्रूट चाट दही भल्ले पकौड़ा समोसा। वो आप क्लास एक याद रखें सीक्वेंस, तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि उसमें से कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल होगा। तो राइट आंसर है 4s। The most important factor in determining the chemical behavior of atom is, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो कौन सा है केमिकल बिहेवियर को डिटरमाइन करने में। तो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इन एटॉमिक और ऑर्बिटल्स। ठीक है, इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो उनसे हैं हमारे पास, ठीक है ना, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिहाज से शेल्स आ जाएंगे। ठीक है, और फिर सब शेल्स आ जाएंगे। अब आगे देखिएगा, अफवा प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि पहले हम हाई एनर्जी वाले शेल, इसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो इस तरह से हाई एनर्जी यानी कि लो से हाई एनर्जी की तरफ हम फिल करेंगे। पहले लो में जाएगा, फिर हाई, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई। तो ये क्लास एक ऑर्डर बना हुआ है। ठीक है ना, ये देखें ज़रा, जो S है ना ये 1 से शुरू हो रहा है, सो 1s। P 2 से शुरू हो रहा है, सो 2p, 2s 2p। D 3 से शुरू हो रहा है, F 4 से शुरू हो रहा है, G 5 से शुरू हो रहा है, H 6 से शुरू हो रहा है। हम F तक ही रहेंगे जो हमारा इनके यहाँ तक ही काफ़ी है। तो 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f। तो इस तरह से हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर, फिर जाएगा 2s के अंदर, फिर जाएगा 2p और 3s के अंदर, फिर जाएगा 3p और 4s के अंदर, फिर जाएगा 3d 4p 4s के अंदर, फिर जाएगा 4d 5p 6s के अंदर, फिर जाएगा 4s 4f 5d 6p और 7s के अंदर। इस तरह से आगे चलते जाएंगे। ठीक है जी। अप्लाई एक्सप्लेन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मैक्सिमम एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और वो आएंगे भी तो ऑपोजिट स्पिन के साथ आएंगे, आएंगे तो ऑपोजिट स्पिन के साथ आएंगे। ठीक है, हॉर्न्स रूल हमें क्या बताता है कि हमारे पास अगर एक से ज़्यादा ऑर्बिटल मौजूद हैं, जैसे यहाँ पर देखो रीजनरेट ऑर्बिटल एक से ज़्यादा हैं, तो हमने क्या करना है, हमने जब इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो पहले सब ऑर्बिटल के अंदर, डीजनरेट ऑर्बिटल के अंदर हम सेम स्पिन के साथ फिल करेंगे। ये नहीं करेंगे कि पहले हम पहले वाला ऑर्बिटल फिल करेंगे फिर अगला ऑर्बिटल फिर अगला, नहीं, हम सारे ऑर्बिटल्स को एक साथ फिल करेंगे अगर वो डीजनरेट हैं, अगर उनकी एनर्जी सेम है। ठीक है, p ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है तो सेम स्पिन के साथ हमने इनको फिल कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये गलत है, ये सही है।
जी, बिल्डिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जी, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक सब शेल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सेकंड एनर्जी लेवल में 2 होते हैं सब शेल, एस और पी। एस में 2 आएंगे, पी में 6 आएंगे, सो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। थर्ड में 3 होते हैं, फोर्थ में 4 होते हैं। अब थर्ड के अंदर 3 है, तो एस में 2, पी में 6, डी में 10, और इस तरह से टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। फोर्थ के अंदर एस पी डी एफ है, पी में एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, सो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन चौथे एनर्जी लेवल में आएंगे। ये क्लास एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये अभी हमने आपको भी डिस्कस करके बताया था कि पहला ये देखें 1s है, 2s है, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, इस तरह से ये आगे चलते जा रहे हैं। इसके बाद देखें जी हमारे पास क्लास है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि द फर्स्ट 2 electrons on go into the 1s orbital, notice the opposite spin, तो ये यहाँ पर opposite spin के साथ चले गए। अब यहाँ पर क्लास हम सिर्फ 13 इलेक्ट्रॉन फिल करने जा रहे हैं, ठीक है, जिनका एटॉमिक अब यहाँ पर हम सिर्फ सॉरी क्लास यहाँ पर हम वो एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। तो 1s के अंदर 2 आगे, फिर इसके बाद हमारे पास अगले 2 जोन से हैं वो उसमें चले गए, तो बाकी कितने रह गए? 11 रह गए, 15 थे, 4 आगे हैं। अब इसके बाद हमारे पास 2 विद ऑपोजिट स्पिन पी के अंदर आ गए, ठीक है। बाकी कितने रह गए? 15, क्योंकि 10 पूरे हो गए, 15 रह गए। अब इसमें हो गए एस के अंदर 2, ठीक है। बाकी कितने रह गए? 3। अब 3 रह गए हैं तो वो 3 जाएंगे 3 पी के साथ। अब सोचें कि ऑपोजिट स्पिन या सेम स्पिन? जी, सेम स्पिन के साथ वो जाएंगे, ठीक है। सो सेम स्पिन के साथ वो 3p के अंदर आ जाएंगे, ठीक है जी। Orbital filling order, lowest energy to higher. Adding electron can change the energy of orbital. Half fill orbital have a low energy, half fill की low energy होती है. Makes them more stable. Change the filling order. जी, ये फिलिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है? क्योंकि हाफ फिल ऑर्बिटल उनकी एनर्जी लो होती है, ये याद रखिएगा। हाफ फिल की एनर्जी लो होती है, इस लिहाज से ये जो ऑर्डर है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जैसा कि आगे आएगा भी। इफ़ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन 3d सबशेल, द नेक्स्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन विल मूव इनटू 4p इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन हैव हाफ फिल सेट ऑफ p ऑर्बिटल? तो p ऑर्बिटल का हाफ सेट किसका होगा? हाफ फिल सेट किसका होगा? ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करें तो n माइनस हमारे पास आता है, ठीक है। n माइनस देखें, n है 5, ठीक है, 1s, 2s, 3p, ठीक है, 2, 2, ठीक है। ये हमारे पास आगे देख लेते हैं जी n माइनस है या नहीं है। और एक नहीं, ये नहीं है जी। कार्बन का देखें जी, कार्बन 6, ठीक है, इसमें 2 आगे कार्बन के, इसमें 2 आगे, इसमें 2 आगे, यस कार्बन माइनस। सो क्लास इसका राइट आंसर ए है। ए इज़ द राइट आंसर, बी इज़ नॉट द राइट आंसर, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर। आप देख रहे हैं उसने कहा है कि जी ऑन लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन हैव हाफ फिल सेट ऑफ पी ऑर्बिटल। जी सॉरी क्लास, यहाँ पर लूजिंग हो रही है जी, लूजिंग में, ठीक है। तो लूजिंग में क्लास हमारे पास फिर डी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा जी, डी ऑप्शन आएगा लूज करके, ठीक है, लूज करके डी ऑप्शन आएगा। ये किस तरह से आया ज़रा वो देखिएगा सब बच्चे, ठीक है। देखें ऑक्सीजन है 1s, 2 पी में आगे जी, यहाँ पर आ जाएंगे और 8 होते हैं, 2 2 4 4, ठीक है। 4 पी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो एक लूज कर देगा तो पी में कितने हो गए? 3। पी में टोटल कितने आते हैं? 6। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन हैव हाफ फिल सेट ऑफ पी ऑर्बिटल? तो राइट आंसर क्लास हमारे पास डी है। सो डी, ओ प्लस इज द राइट आंसर, बी नहीं है जी। अब आगे देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल हैव एल इज इक्वल टू 3, एल इज इक्वल टू 3 होगा एफ के लिए। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफ में कितने आते हैं? 14। सो सी इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम शेल ऑफ एटम, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे जी? ऑफ 24 इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन वाले में, ठीक है। तो आप देख लें जी के एल एम एन 2, 8,
8, ठीक है। 8 के बाद हमारे पास कितने होंगे जी, ये 18 होंगे, ठीक है। 18 के बाद अब हमारे पास 2, ठीक है, इसमें जाएंगे, बाकी कितने रह गए, तो इसमें क्लास आते हैं 12। सो 12 इज़ द राइट आंसर। ये कैसे आया, किस तरह आया, ठीक है, ये अभी हम ज़रा देखते हैं। यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, 14 नहीं है जी इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्लास हमारे पास आएगा 12। कैसे आएगा वो अभी बताता हूँ आपको, ज़रा देखें, ज़रा आप तवज्जो कीजिएगा। 1s2, 2s2, ठीक है, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2 के बाद आता है 3d, 4s2 के बाद क्या आता है 3d, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 2 2 4 6, 2 हमारे पास यहाँ पर हो गए जी, देखें 2 2 4 6 12, 10 12, 12 और ये 18 हो गए, 18 और 2 20, 4 इसमें आ गए, ठीक है। अब m हमारे पास जो है ना वो तीसरा शेल है, तो तीसरा शेल ये है और ये है। तो आप देखें 2 6 कितने हो गए, 8 और 4 12। सो राइट आंसर हमारे पास क्लास 12 है। राइट आंसर यहाँ पर 12 है, डी इज़ नॉट द राइट आंसर। जी आगे देखते हैं जी। बहुत शुक्रिया क्लास आपका, थैंक यू वेरी मच।